हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। ओके, एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़े से पॉइंट्स वगैरह ऐड करके पढ़ेंगे। प्लस हम एक वन शॉट सेशन डाल देंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो रहा होगा इन जस्ट वन वीडियो। ठीक है, और आपको उसके साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सबसे पहली लाइन में हमें क्या बताया है कि एनिमल्स क्या एक्यूमुलेट करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and ions like Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सभी चीज़ें एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? अब भाई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस से कर लेते हैं, या फिर वो ज़्यादा इंजेक्शन अगर हो जाती है तो उस प्रोसेस से भी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये सभी चीज़ें अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, सो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आपको पता है अच्छे से, चैप्टर 17 आई होप आप पढ़ के आए हो, है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मतलब एक तरह से कम है। टॉक्सिक अगर ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में तो टॉक्सिक कंसनट्रेशन बन जाती है। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को टोटली रिमूव करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को पार्शियली, यानी कि उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन, जैसे कि एक टर्म होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको प्लांट्स के केस में बताया था कि अगर वो उस क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ऊपर कंसंट्रेशन चली जाती है तो फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती है जो कि पार्शियली रिमूव करनी होती हैं और कुछ होती है जो कि टोटली रिमूव करनी होती हैं। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से ये रिलीज होती हैं। ठीक है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, सो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं ऊपर जो हमने देखा है, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे पास अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर? ओके, नाउ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ पर आ गया। अब ये एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट का मेजर फॉर्म है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, एक हाईलाइटर या फिर एक पेंसिल वगैरह लेके बैठो, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना। अमोनिया क्या है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, और अगर इसको एलिमिनेट करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है तो इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत है। फिर अगर मैं यूरिक एसिड, क्योंकि 3 बताए मैंने, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो पहले अमोनिया पढ़ लिया, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है, अब अगर मैं यूरिक एसिड की बात करूँ तो ये लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक। अब ये लीस्ट टॉक्सिक है तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ हम इसको बाहर रिलीज़ कर सकते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स देखो जो कि वाटर में ही रहते हैं। ठीक है, सो एक्वाटिक एनिमल्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होती है तो फिर वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो इतना वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीटिंग का, अमोनिया एक्सक्रीटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज अमोनोटैलिज्म। याद हो जाएगा, इजी वर्ड है अमोनिया, अमोनोटैलिज्म। अब एग्जाम्पल्स देखो, मैनी बोने फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सभी क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर बहुत ज़रूरी है। सो इन एनिमल्स का नेचर क्या होता है, अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनिया की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अमोनिया इज़ रेडिली सॉल्यूबल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी।
generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface. कैसे एक्सक्रीट होते हैं जनरली? डिफ्यूजन के प्रोसेस से. कहाँ पे? अब देखो, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन हो गया या फिर गिल की सरफेस, किसके केस में? फिश के केस में. ठीक है, डिफ्यूजन से रिलीज हो रहे हैं. कहाँ की डिफ्यूजन? कहाँ? कौन से ऑर्गन की, कौन से पार्ट के डिफ्यूजन से? बॉडी सरफेस की. एंड एज इन केस ऑफ फिशेस के केस में गिल सरफेस से हो जाते हैं डिफ्यूज. एंड अमोनिया अमोनियम आयंस की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है. किडनीज इनके रिमूवल में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, इसको भी मार्क करेंगे. किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया. क्लियर? तो जल्दी से रिवाइज कर लें एक बार. सबसे पहले देखो, अमोनोटैलिज्म कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटैलिज्म. मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इन सब का मोड ऑफ एक्सक्रीशन अमोनोटैलिक नेचर होता है. ठीक है, अमोनिया की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, रेडीली सॉल्यूबल होती है, बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन होकर भी रिलीज हो सकती है एज अमोनियम आयंस, एंड गिल सरफेस से हो जाएगी फिशेस के केस में. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि किडनीज इनके रिमूवल में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती. याद हो गया सबको? वेरी गुड. Terrestrial adaptations necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste. ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड ये क्या है? अमोनिया से कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो अमोनिया से लेस टॉक्सिक फॉर्म है ये. ठीक है, बताया था ना मैंने आपको कि यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है. सो इनको लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो अपने अंदर वाटर कंजर्वेशन कर सकें. कौन कर सके? ऑफकोर्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कर सकें. मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. अब एग्जाम्पल आ गए यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स के. जल्दी से दोबारा रिपीट करते हैं. क्यों यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है? अब देखिए, अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड कन्वर्ट करने के लिए ना ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होता. एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है वहाँ पर, तो वो भला इस एनर्जी को क्यों लगाएं? इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि उनको कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना है, इसीलिए उनको यूरिक एसिड या यूरिया की फॉर्म में बनाना पड़ता है. वो इस एनर्जी को पे करने के लिए तैयार हैं. क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे. मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. देखो, एक्वेटिक एम्फीबियंस किसके एग्जाम्पल में आए थे? अमोनोटैलिक नेचर में. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ गए यूरियोटैलिक में. मैरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर नोन एज यूरियोटैलिक. ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स, एंड इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल. ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल. जब ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से, उसको जब यूरिया में कन्वर्ट करा जाता है उसको कहते हैं हम ऑर्निथिन साइकिल. कहाँ पे होती है? लिवर में होती है. ठीक है, एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज. यानी कि यहाँ किडनीज का रोल आ गया. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals. अब देखो, मैंने क्या कहा था कि कुछ चीज़ों को टोटली रिमूव करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को पार्शियली रिमूव करना ज़रूरी है. तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इनके किडनी मैट्रिक्स में रहती है. क्यों रहती है? ताकि वो ऑस्मो रेगुलेशन कर सके, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकें. सो ये क्लियर हो गया आपको? अराउंड 0.5 लीटर वाटर चाहिए होता है. अब देखो, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं ना, तो 0.5 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए. ठीक है, ओके. सो क्या कहा मैंने कि 1 ग्राम नाइट्रोजन को फ्रॉम अमोनिया कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है? अप्रॉक्सीमेटली 0.5 लीटर टू एक्सक्रीट इट आउट. ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट कर देते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक. क्लियर एवरीवन?
अब अगर मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे एनिमल किंगडम की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, अब मैंने आपको एक्वेटिक, एम्फीबियंस, बॉनीफिशेस इन सब के बारे में बताया। अब अगर मैं थोड़े से बात करूँ मॉलस्क और इकाइनोडर्म्स की, तो ये जो एक्सक्रीट करते हैं ना, जैसे अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, यूरियोटैलिक यूरिया की फॉर्म में करते हैं, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स मॉलस्क एंड एकाइनोडर्म्स ये डायरेक्टली कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अमाइनोटैलिज्म। देखो अमाइनो एसिड तो अमाइनो प्लस टैलिज्म, क्लियर। जैसे अमोनोटैलिज्म था, यूरियोटैलिज्म, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ ग्वानोटैलिज्म की, ठीक है, सो लेट मी टर्न ऑफ माय कैमरा ताकि आपको पूरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो। तो अगर अब मैं बात करूँ ग्वानोटैलिज्म की, दिस इज ए, ओके। तो ग्वानोटैलिज्म में क्या होता है, डायरेक्टली ग्वानिन के फॉर्म में रिलीज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो कि रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है। लिखेंगे सब मेरे साथ अपनी NCERTs में, ओके। रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है एंड ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्लियर। अगर मैं इस ग्वानिन की बात करूँ ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम टू सिमिलर होता है, मतलब लगभग यूरिक एसिड के। पूरा तो सिमिलर नहीं होगा ना, आपको भी पता है, अगर पूरा सिमिलर होगा तो हम नया नाम थोड़ी ना दे सकते हैं, लेकिन लगभग सेम होता है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूंगी स्ट्रक्चर, साथ में एग्जांपल्स भी लिख लो। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, ठीक है, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर द एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, ग्वानोटैलिज्म शो करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अपनी NCERTs में, ओके। सो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं ग्वानिन और यूरिक एसिड का, ताकि आपको एक तरह से कंपैरेटिव नॉलेज हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले हम ग्वानिन का ही बना लेते हैं। Okay, so this is the structure of guanine and this is the structure of uric acid, ठीक है। सो देखिए डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे डिफरेंस आ रहा है ना, ऑक्सीजन का बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है, और ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर यहाँ इस डबल बॉन्ड का शिफ्ट होना पड़ा। बेसिकली ऑक्सीजन की पोजीशन का डिफरेंस है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया, और थोड़े से आपको ये भी क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में ही ऑर्गेनिजम्स रिलीज नहीं करते, एक्सक्रीट आउट नहीं करते। और अगर मैं बात करूँ यूरियोटैलिक, तो आपको आई होप क्लियर हो गया। मैमल्स, कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस, ये सभी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की अगर अब मैं बात करूँ, चलिए। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन आए हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं, लेकिन वो मैं आपको वन शॉट सेशन में दिखाऊंगी, तो आप देखना उसमें से लगभग हर एक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आपको NCERT से मिल जाएगा, ठीक है। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, एंड वो भी इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है यहाँ पर, मिनिमम अमाउंट, ठीक है। सो वो पैलेट या फिर पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो जल्दी से बिल्कुल रिवाइज करेंगे अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे अमोनोटैलिक में एक्वेटिक एनिमल्स आएंगे, मैनी बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना, अभी हम एग्जाम्पल्स रिवाइज कर रहे हैं। तो यूरियोटैलिक में आ जाएंगे मैमल्स, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड योर मरीन फिशेस, ये यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स आ जाएंगे, ठीक है।
आई होप आपको याद हो गया। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम से पढ़ते हैं। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यहाँ अब हम बात करें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, अब ये वर्ड ध्यान रखना, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बहुत डिफरेंस होता है, याद है ना। These structure are simple tubular forms whereas vertebrates में complex tubular organs होते हैं जिनको हम basically maximum में kidneys ही होती हैं। Some of these structures are mentioned here, ठीक है। सो प्लैटीहेलमिन्थस की अगर मैं बात करूं, देखिए अब मैं जो नाम लेने जा रही हूँ ना इन सभी ऑर्गेनिजम्स के, जिन्होंने एनिमल किंगडम चैप्टर अच्छे से याद कर रखा है, जिनको अभी तक याद है, तो उनको तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ और बच्चों को इन ऑर्गेनिजम्स के नाम में कन्फ्यूजन हो सकती है। सो डोंट वरी, एनिमल किंगडम की भी हम वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स अब पढ़ लेते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेलमिन्थस, ये याद होने बहुत ही ज़रूरी हैं। एनिमल किंगडम वाले चैप्टर को जिसने अच्छे से याद कर रखा है ना, तो एनसीईआरटी का एक पैरा तो लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर का उनको याद ही होगा, है ना। क्योंकि लगभग जैसे अगर हम ब्रीदिंग एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वहाँ पर भी एक तरह से ओवरव्यू दिया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी थोड़ा ओवरव्यू दिया जाता है, तो ये बातें ज़रूरी है, ठीक है। नाउ प्रोटोनेफ्रीडिया क्लियर हो गया, जिनको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। अब आपको वो कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे फ्लेम सेल्स सुनते हैं तो प्रोटोनेफ्रीडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लेम सेल्स को ही प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है। रोटिफर्स, सम एनिलिड्स एंड द cephalochordate amphioxus, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरीली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। किस में है ये? आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन में, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया की अगर मैं बात करूं तो ये ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म्स के और दूसरे एनिलिड्स के। नेफ्रीडिया क्या रिमूव करने में हेल्प करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। और क्या करते हैं ये? एक फ्लूइड और आयनिक बैलेंस हमारी मतलब अर्थवॉर्म की बॉडी में, एनिलिड्स की बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉकरोच चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, चैप्टर इन द सेंस चैप्टर 7 में कॉकरोच का पार्ट आता है, तो वो आपने पढ़ रखा होगा ना। तो याद होगा आपको कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं? इन ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि कॉकरोच का, इंसेक्ट्स का। एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। क्लियर? सभी को, सभी याद कर लेना इस टॉपिक को। अब सबसे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिस्टम पे चलेंगे, ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, समझना है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास? किडनी, ठीक है। ये तो याद रखना है, जो बीन शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है ना, ये क्या है? किडनी। किडनी के कुछ पॉइंट्स लिखवा दूँ मैं आपको भी? चलिए किडनी के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। किडनी क्या क्या करने में हेल्प करती है? सबसे पहले फंक्शंस लिखेंगे। किडनी मेंटेन्स पीएच बैलेंस, ओके। किडनी मेंटेन्स पीएच बैलेंस, ठीक है। प्लस ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखती है, प्लस हमारी ब्लड की जो जनरल कंपोजिशन है वो भी मेंटेन रहती है। एक्सक्रीट होता रहता है ना, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है ब्लड के लिए वो एक्सक्रीट होती रहेंगी, तो हमारे ब्लड की जनरल कंपोजिशन मेंटेन रहेगी। प्लस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन T12 एंड L3 वर्टीब्रे, यहाँ पर ये लोकेटेड होती हैं, ठीक है। प्लस एक और बात ध्यान रखना कि किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैप की तरह यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस आप क्या याद रख सकते हो कि ये क्या है? एक रेट्रो, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये है एक रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है? एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो हमने पूरी स्लाइड अच्छे से फिल कर दी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी एनसीईआरटीज़ में अभी नोट कर लो। चलें आगे बढ़ते हैं, ओके। सब स्ट्रक्चर, ये डायग्राम ध्यान से पढ़ेंगे हम,
ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इनफैक्ट आते भी हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें अब देखो ये ब्लू कलर की वीन दिख रही है हमें, मतलब ब्लू कलर की एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या होगी, वीन होगी या आर्टरी। ब्लू कलर से बेसिकली वीन्स को डिनोट करा जाता है। तो ये क्या है, अब देखो किडनी कहाँ है, नीचे वाले पार्ट में सिचुएटेड है, हार्ट से नीचे है ना किडनी, तो किडनी का जो ब्लड लेगी वो क्या होगी, इंफीरियर वेना कावा। किडनी से ब्लड लेने वाली होगी इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा, सिंपल, क्योंकि ये इंफीरियर है तो फिर इंफीरियर वेना कावा। ऊपर क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं। ये क्या हो गई, रीनल आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करेगी किडनीज़ को। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया। ठीक है, दिस इज़ रीनल वीन, दिस इज़ किडनी। ये क्या है, डॉर्सल एओर्टा। एओर्टा मतलब वही आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है, डॉर्सल एओर्टा हो गई। एंड ये क्या है, यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, तो दिस इज़ लाइक अ पैसेज। ठीक है, दिस इज़ यूरेटर। अब कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पेल्विस के बारे में अभी और डिटेल में बाद में समझेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। ये कॉर्टेक्स होता है ये, ठीक है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, और ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये पेल्विस हो गया जहाँ सारी ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे किडनी में, तो वहाँ से जो भी यूरिन फॉर्मेशन होती है वो सभी यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाती है। क्लियर। सो अब देख लेते हैं किडनी की लेयर्स। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर दी यहाँ पर, किडनी। तो अब किडनी की लेयर समझ लेते हैं। एंड दिस इज़ हाइलम। ठीक है, दिस इज़ हाइलम, जहाँ से नर्व्स, वीन्स, आर्टरीज इन सब की एंट्री होती है। ओके, सो किडनी लेयर्स पढ़ लेते हैं। अब दिस इज़ पैरानेफ्रिक फैट, जो आउटर मोस्ट ये वाली लेयर है ना, दिस इज़ पैरानेफ्रिक फैट। इससे अंदर ये येलो कलर की लेयर आप देख पा रहे हो, दिस इज़ रीनल फेसिया। नेक्स्ट हम लेबलिंग कर लेते हैं इस ब्लू लेयर की। ये ब्लू लेयर जो हम देख पा रहे हैं, दिस इज़, ये पैरानेफ्रिक फैट है एंड दिस इज़ पेरीनेफ्रिक फैट। What is it? पेरीनेफ्रिक फैट। एंड ये जो ग्रीन कलर की लेयर आप देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज रीनल। रीनल इज़ अ टर्म यूज फॉर किडनीज, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रीनल कैप्सूल। क्लियर हो गया सभी को। जैसा मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ऐड करेंगे, तो ये पहला, दूसरा कह सकते हैं हम, क्योंकि पहले हमने ग्वानोटेलिज्म और अमाइनोटेलिज्म बताया था मैंने आपको। प्लस मैंने क्या बताया था कि 0.5 लीटर ऑफ वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन निकालने के लिए फ्रॉम अमोनिया। क्लियर, तो ये सब क्लियर हो गया। ओके, प्लस मैं आपको क्या बता रही थी कि रीनल इज़ द टर्म यूज्ड फॉर किडनीज। ठीक है, रीनल क्या है, किडनी के लिए टर्म यूज़ करी जाती है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। हेपेटिक इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर लिवर। कार्डियक इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर हार्ट। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ ये बातें हैं। सिस्टिक कह सकते हैं हम गॉल ब्लैडर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आप अपनी एनसीईआरटी में नोट कर सकते हो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, सो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब वापस से चलते हैं अपने डायग्राम पे, जो कि हमने समझ लिया पूरा। अब लास्ट में मुझे आपको क्या बताना है कि यहाँ पर ये जो यूरेटर्स हैं, ये किडनी से होते हुए अब ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि यूरिनरी ब्लैडर जब स्ट्रेच होता है तो कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी वॉल लेयर्स पे। ठीक है, प्लस ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, एग्जिट, जहाँ से एग्जिट ऑफ यूरिन होता है। ठीक है, यूरिन आउट। क्लियर, पूरा डायग्राम ये क्लियर हो गया ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। चलिए, ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, one pair of ureters, this is very important,
तो ये तो आई होप आप सभी को पता ही होगा, दिस इज़ वेरी 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 बेसिक। किडनीज़ क्या हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं। कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन से लेवल के बीच में, ये क्या है, वर्टेब्रल लेवल्स आपको दिए जाएंगे, वहाँ पर किडनी सिचुएटेड होती है। सो बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है, लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहा, डोर्सल इनर वॉल किसकी, एब्डोमिनल कैविटी की। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, ईच किडनी मेजर्स, ईच ह्यूमन किडनी मेजर्स अराउंड, देखो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, ठीक है। इसको भी हम लिखते हैं, अभी साथ साथ लिखेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डायग्राम, अभी यहीं पे लेबलिंग कर लेते हैं। चलिए, तो 10 से, चलिए दोबारा बना लेते हैं डायग्राम, ओके। सो किडनी की जो लेंथ होती है दैट इज़ अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एंड विड्थ कितनी होती है, अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। वजन कितना होता है, अब देखो ये पूरा डाटा किडनी से रिलेटेड है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। सो जल्दी से रिवाइज करेंगे, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 से 170 ग्राम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस। कनकेव यानी कि इस तरीके की जो सरफेस होगी, ठीक है, कन्वेक्स यानी कि इस तरीके की जो सरफेस होगी, ठीक है। Towards the end of inner concave surface of the kidney is a notch called hilum, जो कि मैंने आपको बताया था, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इन सब की एंट्री होती है। हाइलम के अंदर से थोड़ा एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है, दैट इज नोन एज अ रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस में क्या, जस्ट अ सेकेंड, ओके, that is known as a renal pelvis with projection called calyces, ठीक है, with projections called calyces. The outer layer of kidney is a tough capsule. किडनी की जो outer layer होती है, बताया था मैंने आपको, renal capsule. Inside the kidney there are two major zones. एक होता है outer cortex, ठीक है, जो किडनी है ना, किडनी के अंदर की तरफ अगर मैं देखूं तो दो मेजर जोन्स होते हैं, और इस तरीके से मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड्स। दिस आर लाइक कॉनिकल मासेस एंड यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉर्टेक्स, ठीक है, दिस इज कॉर्टेक्स। दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, सिंगुलर क्या हो गया, कैलिक्स। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द, देखिए यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आ गया डिटेल में। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो ये देखिए, ये हो गए मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है, दीज आर मेड्यूलरी पिरामिड्स। एंड यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स है, अब ये कॉर्टेक्स ये बीच में से जा रही है, ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया, लाइक कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। रीनल कैप्सूल तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये आउटर मोस्ट लेयर, ओके। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ये आ जाएगी पीसीटी, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। देन दिस इज योर डीसीटी, देन दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सो ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेबलिंग्स हम बाद में करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको रियलाइज़ कराना चाहा कि कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज नेफ्रॉन्स विच आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। सो जैसे न्यूरॉन्स क्या हैं, नर्वस सिस्टम की, जैसे ब्रेन्स की फंक्शनल यूनिट है, ऐसे ही किडनीज़ के फंक्शनल यूनिट हैं। एल्वियोलाई लंग्स की होती हैं इसी तरीके से,
नेफ्रॉन्स किडनी के होते हैं. विच आर द फंक्शनल यूनिट्स. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स. ग्लोमेरुलस, ये जो मैंने इस तरीके का जो पार्ट बनाया था, ठीक है, यहाँ ये हो गई बाउमेंस कैप्सूल, एंड यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस. ठीक है, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल में वो सभी आ गए, ठीक है, पीसीटी, डीसीटी एक्सेट्रा. सो glomerulus is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole. Afferent arteriole बनाता है इस tuft of capillaries को, which is very important. तो ये question आ सकता है कि जो glomerulus होता है that is tuft of capillaries. Very good. But it is formed by what? It is formed by afferent arteriole. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. तो ई देख रहे हो वर्ड में, ई से क्या याद रखेंगे? एग्जिट. ई से याद रखेंगे एग्जिट. ठीक है, ए से एंट्री, तो ई से एग्जिट, ए से एंट्री. रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल. वही इस तरीके से जो हमने बनाया था, विच इंक्लूड्स द ग्लोमेरुलस. यहीं पर क्या होती है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, glomerulus along with, this is very 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 important, glomerulus along with Bowman capsule is called Malpighian body और renal corpuscle. ठीक है, इन दोनों को, ये जो हमारे पास glomerulus है ना प्लस Bowman's capsule, इनको इकट्ठे हम क्या बोल सकते हैं? Malpighian body. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं renal corpuscle. क्लियर सभी को? Continues further to form a highly coiled network known as proximal convoluted tubule. देखिए यह क्या? efferent arteriole. ठीक है, ये ग्लोमेरुलस बना दिया efferent arteriole ने, फिर यहाँ से क्या गया? efferent arteriole, जो कि इन सभी ये जो डक्ट्स हैं हमारे पास, देखो ग्लोमेरुलस क्लियर, efferent arteriole क्लियर, efferent arteriole क्लियर. आगे चलते हैं. बाउमेंस कैप्सूल भी आपको क्लियर है, ये वाला स्ट्रक्चर बाउमेन कैप्सूल. ठीक है, अब इसके बाद ये जो बाउमेंस कैप्सूल में जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीसीटी. ठीक है, देन दिस इज लूप ऑफ हेनले. देखिए लूप ऑफ हेनले आप देख पा रहे हो, यहाँ से थिक है थोड़ा और फिर थिन हो गया, ठीक है, फिर से थिक हो गया. सो इस तरीके से अब ये जो लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो ये लूप ऑफ हेनले यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं कहूँगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. एंड यहाँ से क्योंकि लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं कहूँगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ठीक है, हेनलेस लूप. 2 पार्ट हो गए, क्लियर. अब ये सभी इकट्ठे, अब फिर उसके बाद जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इज़ नोन एज डीसीटी. एंड देन बहुत सारे नेफ्रॉन्स कलेक्टिवली एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर अपने जो फ्लूइड्स हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक है, मैंने वो ओपन करके पूरा आपको शो करा था, फिर से ड्रॉ करें एक बारी. चलिए, तो सबसे पहले हम आसान से तरीके से ग्लोमेरुलस बनाएंगे, फिर हम ऐसे कॉइल करते हुए पीसीटी बनाएंगे, फिर हमारे पास हो जाएगा क्या? ओके, सो हम थोड़ा पीसीटी को ऊपर बना लेते हैं. ठीक है, पीसीटी, देन डी लूप ऑफ हेनले. ठीक है, देन योर डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है, I hope this is clear to you. Okay, so I know it's not that much right, but yes, आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से जो मैंने बताया आपको. ठीक है, दिस इज़ क्वाइट सिंपल. ओके, सो यहाँ पर क्या बन जाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. हम सिंपल ऐसे बना लेते हैं. दिस इज़ एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज़ एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा चौड़ा होता है, फिर यहाँ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन के, तो एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा नैरो होता है. So this is glomerulus, this is Bowman's capsule, this is PCT, this is descending loop of Henle, this is ascending loop of Henle, this is DCT, this is collecting tubule. ठीक है, collecting duct भी कह सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया, हर एक पार्ट जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया.
ठीक है, अब चलते हैं 4th पेज पे। अब ये देखो, यहाँ से ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल वाला पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्क्यूल कहूँगी। मैंने माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल कह दिया था, राइट, माल्फिजियन बॉडी। सो देखो, मैंने जैसा कहा था ये थोड़ा वाइड होता है इफरेंट आर्टीरियोल एंड ये थोड़ा नैरो होता है इफरेंट आर्टीरियोल। दिस इज बाउमन कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज बाउमन कैप्सूल एंड दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has a descending limb and an ascending limb. ठीक है, सो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब बेसिकली एक दूसरे के साथ काउंटर करंट में रहते हैं। काउंटर करंट का मतलब है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने जो है विड्थ में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो यहाँ पर काउंटर करंट चलता है क्योंकि यहाँ पर जो भी फ्लूइड होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पर भी क्या चलता है, काउंटर करंट। और अभी जब वासा रेक्टा साथ में आ जाएगी तो वासा रेक्टा के साथ भी चलेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो उससे जितने भी बच्चों को डर लगता है ना, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule। ये भी क्लियर हो गया हमको। बहुत सारी DCTs अलग अलग नेफ्रॉन्स की ओपन होती है एक स्ट्रेट ट्यूब में विच इज़ कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, अब बहुत सारी नेफ्रॉन्स की DCT आकर कन्वर्ज इकट्ठी हुई कलेक्टिंग डक्ट पे। अब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आकर कन्वर्ज कहाँ पर हो जाएगी, रीनल पेल्विस में, थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलसेस। रीनल पेल्विस क्या था, वो ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे जा रहे थे ना, हर एक मेड्यूलरी पिरामिड का था ये वाला स्ट्रक्चर। दिस इज कैलस एंड दिस इज रीनल पेल्विस। ठीक है, द माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल। कितनी बार रिवाइज कर लिया हमने, याद हो जाना चाहिए आपको ये, राइट। तो माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल, PCT और DCT ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नया कॉन्सेप्ट आ गया अब, ये कॉर्टिकुलर रीजन में सिचुएटेड हैं। अब देखिए, माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल, PCT DCT ये सभी कहाँ पर सिचुएटेड है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। किडनी के कॉर्टिकुलर रीजन पे सिचुएटेड हैं। ठीक है, वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेड्यूला। लेट्स सपोज दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेड्यूला। अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल। ठीक है, पूरा ग्लोमेरुलस प्लस योर बाउमेन कैप्सूल। उसके बाद ये PCT के बाद अगर मेरा लूप ऑफ हेनले नीचे तक यानी कि मेड्यूला तक ज़्यादा इन्वेड कर रहा है, नीचे तक जा रहा है, फिर यहाँ पर DCT एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अगर ऐसी सी सिचुएशन है, और एक सिचुएशन क्या, एक तो ये वाली सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और एक दूसरी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर माल्फिजियन कॉर्पस्क्यूल है प्लस यहाँ PCT है प्लस यहीं से लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होते हुए छोटा सा जाके फिर यहाँ DCT एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन होती हैं बेसिकली, ठीक है, ये दो कंडीशन। अब इसमें अगर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर क्योंकि लूप ऑफ हेनले बड़ा है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले बड़ा है, मेड्यूला में ज़्यादा अंदर तक जा रहा है। ठीक है, सो दे आर नोन एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। एंड इनको हम क्या कहेंगे, क्योंकि कॉर्टिक्स में ज़्यादा, इनमें लूप ऑफ हेनले छोटा है। ठीक है, इनमें क्या है, लूप ऑफ हेनले, इनमें लूप ऑफ हेनले छोटा है। ठीक है, सो इनको हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल,
इनको हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्लियर हुआ सभी को? देखो यहाँ पे यही बता रखा है, ठीक है। सो आप रीड कर लेना। Efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि भाई पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि भाई ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या है, और अगर ये है तो फिर वासा रेक्टा क्या है, इन दो में क्या डिफरेंस है। तो भाई मैं बता रही हूँ भी, आपको भी ध्यान से सुनो। जो इफरेंट आर्टीरियल होता है वो ग्लोमेरुलर से निकलते हुए जब कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, है ना, वो रेड कलर का स्ट्रक्चर जो साथ साथ घूम रहा था, वही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। इसी की एक छोटी सी वेसल हैनले लूप के साथ पैरेलल घूमती है, जो मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से। ये लूप ऑफ हैनले हो गया, ये वासा रेक्टा, है ना, मतलब ये पैरेलल घूमती है इसी की एक वेसल, जिसको क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, दैट इज यू शेप्ड। वासा रेक्टा इज एब्सेंट, ये एक और पॉइंट हो गया। वासा रेक्टा एब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लूप ऑफ हैनले छोटा है, ऐसे याद रख सकते हो आप कि वहाँ पर लूप ऑफ हैनले ही छोटा है, तो वहाँ वासा रेक्टा कैसे आएगी, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूरिन फॉर्मेशन, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है एंड हमें ऑलरेडी 41 मिनट्स तो हो चुकी हैं, तो हम आज एक काम करते हैं, यहाँ तक रीड कर लेते हैं, उसके बाद फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स को नेक्स्ट सेशन में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। सो यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 प्रोसेसेस होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मैं आपको बताऊं, बहुत ही स्पीड में ये प्रोसेस चलता है, अराउंड 125 मिलीलीटर पर मिनट की स्पीड से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। सो जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के द्वारा हो रही है दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ फैक्ट पॉइंट। एंड गाइस, फैक्ट पॉइंट से याद आया कि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, दे आर ऑल 1 मिनट शॉर्ट्स। एंड अगर आप में से कोई अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, विच आर 10 इन नंबर, मतलब 10 अमेजिंग फैक्ट हैं बायोलॉजी के, उनकी एक लंबी वीडियो है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। सो हम आजकल अपने वीडियो फैक्ट्स से रिलेटेड भी जा रहे हैं, विच आर लिटरली वेरी ऑसम, एंड ऑल्सो ट्रिक्स से रिलेटेड, ट्रिक्स टू रिमेंबर, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बायोलॉजी में ट्रिक टू रिमेंबर आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड इवोल्यूशन चैप्टर, इन सभी चैप्टर से, फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से भी हमने बहुत सारी ट्रिक्स डाली हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हो चैनल पे, ठीक है। सो वापस आते हैं टॉपिक पे। 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हम मतलब किडनी हर मिनट में फिल्टर करती रहती है, जो कि रफली 1/5 हो जाता है हमारे ब्लड पंप से। वी ईच एंड टिकल बाय द हार्ट इन अ मिनट। हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है? 5.040 लीटर। एंड इसमें से अगर 1100 मिलीलीटर यानी कि 1.1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 1.2 लीटर इतना अगर चला गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/5 हो गया ना ये ब्लड पंप का, जो कि हमारा हर एक वेंट्रिकल हार्ट का 1 मिनट में पंप कर रहा है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। सबसे पहली लेयर क्या हो गई? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। सो दिस इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यानी कि यहाँ से ट्यूब्यूल वाला पार्ट नेफ्रॉन का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको अभी भूल जाओ, अभी यहाँ से देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस में, क्योंकि अभी हमें फिल्ट्रेशन करानी है ग्लोमेरुलस से बाउमेन कैप्सूल की तरफ, तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर पोडोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी पार्ट को जूम करके दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? फेनेस्ट्रेशंस। फेनेस्ट्रेशन यानी कि दे आर लाइक स्लिट पोर्स, जहाँ से हमारा ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होगा दैट विल पास।
यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें पास करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। सो दिस इज़ बेस में। अब सबसे पहले क्या आएगा, एंडोथीलियम, उसके बाद क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द लास्ट वन, एपीथीलियम। आई होप आपको एक रफ आइडिया लग गया। फिर भी आप एक तरह से देखिए, सबसे पहले आप क्या बना सकते हैं, ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, जैसे बाउमेन कैप्सूल हो गया, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर cells, clear। and this is your Bowman capsule, this is Bowman space। ये क्या है, Bowman space। क्लियर हो रहा है, Bowman space क्या होता है, ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज बाउमेन स्पेस। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आइडिया लग गया ना आपको। सो फर्स्ट लेयर क्या हो गई, एंडोथीलियम और ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। सेकंड हो गई वही एपीथीलियम और बाउमेन कैप्सूल, ठीक है, मतलब एपीथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों ही लेयर मैंने आपको दिखाई है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड लेयर थी, ये सेकेंड लेयर थी। सबसे पहले अंदर वाली एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर एपी ऊपर से एपीथीलियम। इन दो लेयर्स यानी कि बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में ये तीन लेयर्स पड़ती हैं। एपिथेलियल सेल्स जो बाउमेन कैप्सूल के हैं, दे आर नोन एज पोडोसाइट्स। ये भी दिखाए थे मैंने आपको, पोडोसाइट्स, राइट। पोडोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल आर नोन एज पोडोसाइट्स, arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces जिनको filtration slits और slit pores कहा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ वो spaces इस तरीके से छोड़ देते हैं ताकि यहाँ से वो फ्लूइड बाहर निकल सके, ठीक है। इन पोर से, इन मेम्ब्रेन से ब्लड आराम से बाहर की तरफ फिल्टर हो जाता है। लेकिन देखिए, प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिल्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि स्लिट पोर्स छोटे छोटे होते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रेट, मतलब जो बड़े बड़े सेल्स हैं ना, वो इन पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बाउमेन कैप्सूल, यानी कि प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स चले गए ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा के प्रोटीन्स, ठीक है। सो इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अब ये वही आ गया 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, 125 मिलीलीटर पर मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इसी अकॉर्डिंग 180 लीटर पर डे एक हेल्दी इंडिविजुअल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है। तो गाइस सोचिए, देखिए रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है कि वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है उससे वापस से रीएब्जॉर्ब कर लो वो ज़रूरी सब्सटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर लगभग सारी ही चीज़ें चली जाती हैं, है ना, प्रोटीन्स वगैरह रह जाते हैं। लेकिन अब देखो, अगर एसिटिक एसिड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर एक्सक्रीट आउट हो जाए विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन तो 180 लीटर्स पर डे यूरिन फॉर्मेशन होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, यूरिन बनता है ओनली एंड ओनली 1 से लेकर 1.5 लीटर्स पर डे ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल, जिसका मतलब है लिटरली अराउंड 99% हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये वापस से जाकर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। The kidneys have built an efficient mechanism for the regulation of glomerular filtration rate। एक अच्छा यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस दिखाता है। JGA क्या है, चलिए पढ़ते हैं JGA के बारे में। JGA is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubules and the efferent arteriole at the location of their contact। ये याद रखेंगे। A fall in GFR की glomerular filtration rate जैसे ही कम होगा, they will activate the JG cells, juxtaglomerular cells,
ठीक है, दे विल रिलीज रेनिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देन देयर बाय GFR बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, इंपॉर्टेंट आ गया ना ये कि जी अगर कभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में ड्रॉप आ गया तो जी सेल्स रेनिन को स्टिमुलेट रिलीज करेंगे, द रेनिन विल स्टिमुलेट जी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो टू इंक्रीज देयर लाइक रेट इंक्रीज करने के लिए एंड देयर बाय द GFR विल कम बैक टू द नॉर्मल। तो मैंने आपको बता दिया रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब कौन रीअब्जॉर्ब करेगा? रीनल ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्ब करती हैं, इसी प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism। ठीक है, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्टिवली अंदर जाकर मतलब रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, substances like glucose, amino acids, sodium, iron, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste इन सबको एब्जॉर्ब करा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाती है पैसिवली। अब ये पैसिवली कैसे होती है वो तो मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म वाले टॉपिक में बता दूंगी, बहुत ही इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्टिवली सोडियम रिलीज होता है तो फिर वाटर कंसंट्रेशन, ये मतलब पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो ट्यूबुलर सेल्स हैं दे सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। सीक्रेट यानी कि वापस देना। Tubular secretion is also an important step in urine formation. It helps in the maintenance of ionic and acidic balance in body fluids. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या करता है। सो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। आज की क्लास में हमने 5 पेजेस 4.5 पेजेस कह सकते हो आप कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म बता दूंगी। आई थिंक इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।